नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम यादव मिस्टर स्पोक्स पर्सन पर आप सभी के साथ आज एक बार फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर। काफ़ी दिन बाद अपना जो वीडियो ये आ रहा है, तो ज़्यादा इधर उधर की बात करेंगे नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं, कहानी पर पहुंचते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ बात आपसे कहूं कि हमारे देश के कानून की अगर बात की जाए, हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, अदालतों की बात की जाए, तो पता नहीं इस दुनिया में और हमारे देश में से कितने लोग हैं जो दोषी ना होते हुए भी जिनको सज़ा दी जा रही है और जो सज़ा भुगत रहे हैं। आज ऐसे एक शख्सियत की मैं आपसे बात करूंगा। कहानी को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखना, और जब कहानी ख़त्म हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो इस कहानी का जो मेन पात्र है, जो करैक्टर है, जो उसके साथ हुआ, क्या वो सही था या गलत था, और अगर गलत हुआ भी तो जो हाई कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसको अब उस बंदे को क्या बेनिफिट देना चाहिए, तो अपन बात करेंगे पूरी। कहानी की शुरुआत होती है 16 सितंबर 2000 से। उत्तर प्रदेश के पास एक ललितपुर है और ललितपुर के पास एक गांव है सिलवान। इस गांव की एक कहानी है। 16 सितंबर 2000 की तारीख का वो दिन था। इस गांव की रहने वाली एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, ज़बरदस्ती होती है। लड़की शादीशुदा थी, किसी को बताती है नहीं। उसके बाद वो 2 दिन बाद अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद वो अपने ससुर से इस बारे में बात करती है। उसके बाद 19 सितंबर 2003 यानी करीब 2 दिन बाद, जब बलात्कार हुआ था 16 सितंबर 2003 को, उसके 2 दिन बाद यानी 19 सितंबर 2003 को लड़की के जो परिजन हैं वो वहाँ के लोकल जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पर पहुँचते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में पहुँच के वो शिकायत दर्ज करवाते हैं कि उनके गाँव के विष्णु तिवारी, जो लड़का है उनका गाँव का विष्णु तिवारी, उसने उनकी लड़की के साथ बलात्कार कर दिया। उसके बाद जो लोकल जो पुलिस थी वहाँ की, वो विष्णु तिवारी को उठाती है और विष्णु तिवारी के ऊपर जो सेक्शन लगाए जाते हैं, वो सेक्शन, एक तो रेप का सेक्शन लगाया जाता है और दूसरा SC और ST एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हालांकि विष्णु तिवारी का कहना है कि ना तो उन्होंने कभी रेप किया और ना ही उन्होंने ऐसा कोई किसी को आज तक ऐसे शब्द बोले कि उनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सके। उसके बाद रेप और SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। ये दोनों सेक्शन लगाए जाते हैं। उसके बाद फिर 24 फरवरी 2003 को इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। ललितपुर की जो लोकल अदालत है, लोअर कोर्ट है, वहाँ पर विष्णु तिवारी को पेश किया जाता है। वहाँ पर जो फैसला विष्णु तिवारी के खिलाफ सुनाया जाता है, उस फैसला ये था कि विष्णु तिवारी, आपको लड़की के रेप के जुर्म में और SC ST एक्ट के तहत आपको दोषी पाया जाता है और उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब विष्णु तिवारी को ललितपुर की जिला अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उस ज़माने में 2000 के करीब में बात करूँ, जो उम्र कैद होती थी वो 14 या 15 साल की सज़ा को उम्र कैद बोलते थे। और आज अगर मैं बात करूँ तो बाकायदा जज साहब मेंशन करते कि उम्र कैद यानी कि जब तक जिंदा है तब तक। तो 24 फरवरी 2003 को ललितपुर की जो जिला अदालत थी वो विष्णु तिवारी को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और फिर विष्णु तिवारी को भेज दिया जाता है आगरा सेंट्रल जेल में। आगरा सेंट्रल जेल में विष्णु तिवारी को भेज दिया गया। विष्णु तिवारी के परिवार में ये कुल 6 लोग थे, माता पिता और ये 4 भाई थे। टोटल 8 एकड़ ज़मीन थी विष्णु तिवारी के परिवार के पास। उसके बाद जो परिवार है, जो इनके पिताजी हैं, फादर विष्णु तिवारी के, वो अदालतों के चक्कर लगाते हैं अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, वकीलों से मिलते हैं और कहते हैं कि इनके पास पैसा इतना था नहीं। तो इस चक्कर में जो 8 एकड़ जो ज़मीन थी उसमें से करीब 7 एकड़ जो ज़मीन है ये लोग बेच देते हैं और उस ज़मीन का जितना भी पैसा था वो वकीलों की फ़ीस के अंदर सारा का सारा पैसा चला जाता है। अब जब सारा पैसा खर्च हो गया तो फिर ये आगे केस लड़ नहीं सके, और जब लड़ नहीं सके तो फिर कुछ हो नहीं इसका। इसका मतलब ये था कि जो इनके फादर साहब थे फिर वो हार कर घर पर बैठ गए। 2013 में इनके जो पिता हैं विष्णु तिवारी के, उनकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, सदमे में। उसके 1 साल बाद यानी 2014 में विष्णु तिवारी की माँ की भी मौत हो जाती है। उसके कुछ वक्त बाद इनका जो बड़ा भाई था विष्णु तिवारी का, उसकी भी मौत हो जाती है। उसके कुछ वक्त बाद विष्णु तिवारी का जो छोटा भाई था उसकी भी मौत हो जाती है। यानी 2000 में आरोप लगा, 2003 में लोअर कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उसके बाद आगरा सेंट्रल जेल में विष्णु तिवारी को भेज दिया गया। उसके बाद 2013 में इनके पिता की मौत हो गई।
2014 में इनकी माँ की मौत हो गई, कुछ वक्त बाद बड़े भाई, उसके कुछ वक्त बाद छोटे भाई की मौत हो गई। और इस दौरान 2003 से 2013-14 तक इनको घर पर एक बार ना तो फ़ोन करने दिया, ना ही इनके अपने घर पर कभी कोई बात हुई। ना विष्णु तिवारी को ये पता था कि उनकी माँ मर चुकी, ना विष्णु तिवारी को ये पता था कि उनके पिताजी की डेथ हो चुकी। उसके बाद ये मामला फिर पहुंचता है हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो इसकी सुनवाई होती है। और साल 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इस केस को सुना तो उन्होंने कहा कि चूंकि विष्णु तिवारी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, कोई भी सबूत नहीं मिला, कोई भी बात, कोई भी आरोप जो इनके ऊपर लगाया गया वो सिद्ध नहीं होता है, इसलिए विष्णु तिवारी को जितना जल्दी हो सके इनको छोड़ दिया जाए और इस केस का निपटारा जल्द से जल्द कर दिया जाए। लेकिन 2012 से 2020 8 साल तक दोबारा से इस केस के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। यानी 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा था कि विष्णु तिवारी के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो साबित नहीं होते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके इनका मुकदमे की सुनवाई की जा सके और इनको छोड़ दिया जा सके। ये बात है सन 2012 की, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ही बयान विष्णु तिवारी के ऊपर देता है। उसके बाद 2012 से 2020 ये 8 साल और विष्णु तिवारी आगरा की सेंट्रल जेल में पड़े रहते हैं, कोई दोबारा सुनवाई हो ही नहीं रही। विष्णु तिवारी को जेल में जो काम दिया गया था वो रसोई का इनका काम था, यानी किचन का, रसोई का काम था विष्णु तिवारी के पास। उसके बाद 2 मार्च 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई इस केस की। कुछ प्राइवेट एजेंसियां थी जिन्होंने इस केस को उठवाया और शायद जहाँ तक मेरे को पता है कि जो आगरा की जो सेंट्रल जेल थी उन्होंने फिर मार्च के महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि विष्णु तिवारी के केस को एक बार दोबारा से देखा जाए। तो 2 मार्च 2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला जो सुनाया विष्णु तिवारी के लिए वो फैसला कुछ ये था। और कहते हैं ये ऐसा फैसला था जिस पे हाई कोर्ट के जो जज थे जिन्होंने फैसला सुनाया था उन्होंने इस पर बड़ी आपत्ति जताई थी और उनको बड़ा इस बात के ऊपर बड़ा अफसोस हुआ था। जो फैसला सुनाया विष्णु तिवारी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी के लिए, वो फैसला ये था कि विष्णु तिवारी, आपके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए थे, आपके ऊपर जितनी भी धाराएं लगाई गई थी SC/ST एक्ट की, या जो भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए थे, उनके खिलाफ ना कोई सबूत मिला कभी, ना पुलिस ने कभी कोई अच्छे से कार्रवाई की, और कुल मिला के इनको बेगुनाह साबित कर दिया जाता है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि विष्णु तिवारी, आपके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए थे वो सारे के सारे गलत हैं और आप सरासर बेगुनाह हैं और आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि 2003 से एक बंदा जिसको लोअर कोर्ट ने सज़ा सुनाई उम्र कैद की, तो इसका या तो ये मतलब हो सकता है कि लोअर कोर्ट ने या तो पूरे एविडेंस देखे नहीं, लापरवाही में फैसला सुनाया जो लोअर कोर्ट के जो जज थे, और अगर लोअर कोर्ट के जजों ने अगर लापरवाही में फैसला सुनाया तो फिर इसका मतलब हम ये समझे कि शायद पता नहीं कितने ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जिनके खिलाफ लोअर कोर्ट में इस तरह के फैसले सुनाए जाते होंगे लापरवाही से, और पता नहीं कितने ऐसे बेगुनाह लोग हैं जिनको सज़ाएं होती होंगी जिन्होंने शायद कभी कोई जुर्म किया ही नहीं। उसके बाद जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला सुनाती है तो 2 मार्च की रात को विष्णु तिवारी के पास जेलर, जो जेल के जो मेंबर होते हैं, पहुंचते हैं और विष्णु तिवारी को बताते हैं कि आपको जेल से बाइज्जत बरी किया जाता है। विष्णु तिवारी का ये कहना है कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि वो शायद अब इस जेल से कभी बाहर निकलेंगे। उसके बाद फिर विष्णु तिवारी जेल के जो जेलर वगैरह थे उनको बताते हैं कि अब वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि करीब करीब 20 साल उन्हें आगरा सेंट्रल जेल में रहते हो गए। बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं कितना बदल चुका, बस कौन सी जाती है उनके गांव के लिए, ट्रेन कहाँ से मिलती है, कहाँ उतरना पड़ता है, कहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि 20 साल से लगातार वो जेल के अंदर थे, बाहर एक दिन के लिए भी नहीं गए, ज़मानत कभी मिली नहीं। तो विष्णु तिवारी कहते हैं कि आप मेरे घर पर फ़ोन मिला दीजिए मेरे भाई के पास, ताकि वो आके मेरे को यहाँ से ले जाए। उसके बाद जेल के जो मेंबर और विष्णु तिवारी के भाई के पास फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि आप आइए, आपके भाई को यानी विष्णु तिवारी को आप लेके जाइए, इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो जो भाई है वो कहता है कि मेरी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, मतलब मेरे पास कुल मिला के वहाँ तक पहुँचने का पैसा नहीं है आगरा तक, तो कैसे भी करके भाई तुम खुद आओ, मैं तुम्हें यहाँ स्टेशन से रिसीव कर लूँगा। उसके बाद
फिर विष्णु तिवारी जेल से बाहर निकलते हैं। कोई पत्रकार था शायद मीडिया का, फिर वो विष्णु तिवारी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आते हैं और उसके बाद विष्णु तिवारी अपने घर पहुंचते हैं। अब ये तो बात हो गई विष्णु तिवारी की पूरी सन 2000 से 2021 तक की बात। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विष्णु तिवारी के ऊपर ये इल्ज़ाम उस लड़की ने लगाया क्यों, तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। सन 2000 में जब ये इल्ज़ाम विष्णु तिवारी के ऊपर लगाया गया था, जब इससे विष्णु तिवारी के बारे में पूछा गया कि झूठा इल्ज़ाम आप पर क्यों लगाया गया, तो विष्णु तिवारी ने कहा कि गांव में कुछ लोगों से ज़मीन को लेकर उनका झगड़ा था और जो ये लड़की थी उसका एक परिचित पुलिस में, मतलब पुलिस की नौकरी करता था इस लड़की का परिचित, कुछ ज़मीन खरीदने का मसला था। विष्णु तिवारी बेचना नहीं चाह रहे थे, वो लोग खरीदना चाह रहे थे, नाम करना चाह रहे थे ज़बरदस्ती। 4 भाइयों में विष्णु तिवारी थोड़ा ज़्यादा ना नुकर कर रहे थे, जिस वजह से फिर उन्होंने प्लान बनाया कि रेप का झूठा एलिगेशन लगा के इस बंदे को अंदर किया जाए। उसके बाद फिर इनके ऊपर झूठा रेप का चार्ज लगता है, SC/ST एक्ट का चार्ज लगता है और विष्णु तिवारी को फिर, जैसा मैंने बताया था आपको कि जो जिला अदालत है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाती है सन 2003 में, और फिर 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करता है। अब सीधा सा सवाल जो है वो ये है कि अगर ऐसा विष्णु तिवारी के साथ हुआ है, जो कि हुआ भी है, तो हाई कोर्ट ने सीधे सीधे शब्दों में ये तो कह दिया कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन क्या हाई कोर्ट को ये नहीं सोचना चाहिए कि विष्णु तिवारी की 20 साल जो उसकी ज़िंदगी की जो ख़राब हुई हैं, जो पूरी की पूरी जवानी जेल ने उसकी निचोड़ ली, ये 20 साल अब हाई कोर्ट या इस देश का कानून उसको कैसे लौटाएगा? क्योंकि ये तो साबित हो ही गया कि विष्णु तिवारी ने कभी कोई जुर्म किया ही नहीं, वो झूठी साजिश थी। तो अब ये 20 साल विष्णु तिवारी की कौन उसको वापस देगा? या फिर कम से कम हाई कोर्ट को इतना तो करना था कि विष्णु तिवारी को शायद मुआवजे के तौर पर कुछ राशि देनी चाहिए थी, क्योंकि अब विष्णु तिवारी का ये मानना है कि उनके पास कोई मकान भी नहीं है, जो मकान थे वो खंडर हो चुके हैं, माँ बाप को मरे करीब 6-7 साल हो चुके हैं। तो या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को 2 चीज़ें करनी चाहिए थी, एक विष्णु तिवारी को मुआवजा, दूसरा इस केस में करीब 6-7 लोगों ने गवाही दी थी और जो झूठा एलिगेशन जिन्होंने लगाया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको जो सज़ा विष्णु तिवारी को दी गई वो उन लोगों को दी जाए, क्योंकि उन लोगों की वजह से एक बंदे की पूरी 20 साल की जो जवानी वो ख़राब हो गई। यानी जब वो जेल में गया तब करीब 20-22 साल का था, जब वो निकला तो 42-43 साल, यानी कह सकते कि आधी उम्र बंदे की चली गई। तो आज की हमारी ये कहानी थी। कहानी अगर अच्छी लगी और इस कहानी के बारे में आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और ऐसी रोमांचक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।